Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of biotechnology, principle and processes. So let's start the lecture. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर स्क्रीन पे है नंबर 1 क्वेश्चन दैट इज डीएनए इज अ मतलब डीएनए के बारे में हमने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है हाइड्रोफिलिक, सेकंड ऑप्शन आता है हाइड्रोफोबिक, थर्ड ऑप्शन आता है कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक डिपेंडिंग अपॉन द पीएच, और डी ऑप्शन आपके पास आता है नन ऑफ द अबव। तो व्हेन यू लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस बेटा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए के बारे में हमने बताना है। तो डीएनए का जो नेचर यहाँ पर है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक का मतलब आपके पास है लविंग, सो इट इज बेसिकली वाटर लविंग, इट एक्चुअली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर, इट इज नॉट हाइड्रोफोबिक, इट इज वाटर लविंग। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द डीएनए। बी आप नहीं ले सकते क्योंकि बी में आपके पास है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है, क्लियर। सी आपके पास है कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दोनों नहीं हो सकता, एक ही नेचर है वाटर लविंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इज डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। सेकेंड आप लोगों के पास क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इज अ पैथोजन ऑफ द सेवरल। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन है, जो एक बैक्टीरिया है हमारे पास, वो पैथोजन है, डिजीज कॉज करता है, डेफिनेटली प्लांट में करता है, ठीक है। लेकिन कैसे प्लांट में करेगा, मोनोकॉट में करेगा कि डायकॉट्स में करेगा? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स में डिजीज कॉज नहीं करता, ये बेसिकली पैथोजन का काम करता है आपके प्लांट्स के केस में। तो प्लांट में सबसे पहले जो ये डिजीज कॉज करता है, इट इज कॉमनली कॉज्ड इन केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट विच इज हैविंग द 2 कॉटिलिडन्स। तो मोनोकॉट आपके पास इनकरेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द डाइकॉट प्लांट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। रेट्रोवायरसेस आफ्टर डिसआर्मिंग हैव बीन यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू। रेट्रोवायरसेस उन वायरसेस को बोला जाता है द वायरसेस विच इज हैविंग द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मली ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, लेकिन अगर हम इनको डिसआर्म कर दें, मतलब जो इनकी पैथोजेनिसिटी है वो खत्म कर दें, और देन इनको हम एज अ वैक्टर यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डिजायरेबल जीन। तो हम ऐसा किस केस में कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल में आप इनको यूज नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन आता है एनिमल सेल, एनिमल्स के केस में दे कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग द डिजायरेबल जीन, अगर हम इनको पहले डिसआर्म कर दें, जो कि नॉर्मली हम SCID के केस में भी पढ़ते हैं। प्लांट सेल जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वायरल सेल आपके पास इनकरेक्ट है। तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है बेटा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने कोई फॉरेन जीन बैक्टीरिया में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए लिखा है कि बैक्टीरिया सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए बाय ट्रीटिंग देम विद, मतलब आप उनको डीएनए जो है वो ले सके, जो होस्ट सेल है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो फॉरेन जीन को ले सके। तो उनको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें सेल को किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहले आपके पास है सोडियम, जो कि गलत है। सेकंड पोटेशियम बिल्कुल गलत है। थर्ड बेटा क्लोराइड आयंस हैं, वो भी इनकरेक्ट है। फोर्थ हमारे पास है कैल्शियम। सो बेसिकली अगर आप होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हो ताकि वो फॉरेन जीन का इनटेक करे, तो उसके लिए इट शुड बी ट्रीट विद द कैल्शियम सो दैट इट कैन टेक अप द फॉरेन डीएनए एंड अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू द कॉम्पिटेंट सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन व्हाट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए एंटर हो जाए विच इज बेसिकली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो आरडीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहते हैं आप उसको इंक्यूबेट करो आइस में। अकेले आइस में इंक्यूबेशन करने से इट इज़ नॉट पॉसिबल। 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको इंक्यूबेट करो, अगेन नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें देना पड़ता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट शॉक ट्रीटमेंट बेटा, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट में पहले सेल को रखा जाता है
लो टेम्परेचर पे, देन अगेन ऑन हाई टेम्परेचर, अगेन ऑन लो टेम्परेचर। तो ऑल्टरनेट जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन किया जाता है ताकि वो फॉरेन डीएनए का इनटेक कर सके, यानी कि आरडीएनए को ले सके, जो हमारा होस्ट है, जो हमारा कॉम्पिटेंट सेल है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। पहले उनको आइस पे रखना है फॉर फ्यू मिनट, देन उसको इंक्यूबेट करना है 42 डिग्री पे, फिर वापस आइस पे रखना है। तो इसको बोला जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट से द मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल एंड इट कैन टेक द आरडीएनए फ्रॉम द मीडियम सो दैट इट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आता है बेटा, टू डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर आप रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जैसे सपोज करो ये प्लाज्मिड है हमारे पास विच एक्चुअली एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है। तो प्लाज्मिड के यहाँ पर जीन है विच इज कॉल्ड द LAC-Z gene. Now LAC-Z gene is actually code for the enzyme which is called the beta galactosidase. Clear? तो ये वेक्टर का काम करता है यहाँ पर, और इसी में एक LAC-Z gene है जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगा। तो अगर हम अपने डिज़ायर्ड जीन को इस जगह पे इंट्रोड्यूस करें जहाँ की LAC-Z जीन है, तो जितने भी देखो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होंगे यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। दिस इज हाउ वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अगर हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर किस कोडिंग सीक्वेंस में हमें उसको इंसर्ट करना चाहिए? द सीक्वेंस विच कोड फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बेटा पहला ऑप्शन है अल्फा फ्रक्टोकाइनेस, जो कि गलत है। बीटा ग्लूकोकाइनेस अगेन रॉन्ग है। सी ऑप्शन में हमारे पास है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी अगेन गलत हो जाएगा। तो सिक्स्थ में जो इंसर्शन होगा जिस पॉइंट पे, दैट इज द जीन विच कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो सिक्स में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यू टू द अबव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स टू व्हाट। अब अगर सपोज आपके पास ये वेक्टर है, तो वेक्टर में बेटा यहाँ पर सपोज इस पोजीशन पे LAC-Z जीन है, और इस LAC-Z जीन को निकाल के आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया, तो उससे LAC-Z जीन निकल गया। मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाता था अब वो आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन, कि वो जो जीन है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जगह पे आपने डिजायर्ड जीन लगा दिया। तो डिजायर्ड जीन लगाना मतलब उसको इंसर्ट करना, तो उसकी वजह से दूसरे जीन का काम करना बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर करेंगे और अपना डिजायर्ड जीन लगाएंगे तो मतलब ये प्लाज्मिड या ये वेक्टर अब LAC-Z जीन नहीं है इसके पास, तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अगर नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये इनएक्टिवेशन करते हैं, डिजायर्ड जीन लगाते हैं, तो बेटा कॉलोनी जो है वो ब्लू कलर की ही बनेगी अगर प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होगा। देखो अगर इंसर्ट नहीं है तो मतलब डिजायर्ड जीन नहीं है, दैट मीन्स कि LAC-Z है, और LAC-Z कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ब्लू कलर्ड कॉलोनीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज का मतलब है कि इंसर्शन नहीं हुआ, समझ रहे हो, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। और अगर वाइट कलर की कॉलोनीज बनती हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स की इंसर्शन हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दिस इज कॉल्ड ब्लू एंड वाइट सिलेक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो ग्रीन कॉलोनी है, वो आप डिडक्ट कर दो। सी ऑप्शन में भी ग्रीन कॉलोनी है जो डेफिनेटली हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब बी ऑप्शन में लिखा है कि ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड हैज एन इंसर्ट, जो कि गलत है। ब्लू कलर की कॉलोनीज कब बनेंगी, जब प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होगा, यानी कि डिजायर्ड जीन नहीं होगा। अगर डिजायर्ड जीन है तो वो क्यों है, क्योंकि LAC-Z की जगह पे वो लगा है, तो मतलब आपके पास एंजाइम नहीं है। इफ देयर इज नो एंजाइम means there is no blue color,
क्लियर? तो ये डेफिनेटली जो आपके पास एंजाइम अगर डाला जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, तो वाइट कलर की कॉलोनीज बनती हैं, और अगर एंजाइम नहीं है वहाँ पर तो मतलब अगर इंसर्ट नहीं है तो एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो फिर डेफिनेटली यू हैव द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। तो नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है PBr 322। ये बेसिकली आप लोगों के पास बेटा एक वेक्टर है जो कि प्लाज्मिड है, ठीक है, एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वेक्टर विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर, और इसमें आपने रिस्ट्रिक्शन साइट बतानी है। रिस्ट्रिक्शन साइट वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके DNA के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे, दैट इज़ वाई द साइट्स आर कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन साइट। तो PBr 322 में जो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट हम लोगों के पास है दैट इज एग्जैक्टली 8 बेटा। टोटल नंबर ऑफ जो साइट्स हैं वो 8 है हमारे पास, ठीक है, जैसे EcoR1, PST2 एक्सेट्रा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है हमारे पास दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी ओराई आर प्रेजेंट इन द PBr 322। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करोगे जिस पॉइंट पे दैट इज कॉल्ड द ओराई। तो PBr 320 में सिंगल ओराई होता है बेटा। व्हेन यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द PBr 322 इट विल बी क्लियर देयर इज सिंगल वन ओराई, वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच आर प्रेजेंट इन द PBr 322। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है PBr 322 में वो दो ही हैं बेटा जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वन इज एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंड सेकंड इज कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जिनको हम मार्कर के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर हमने ये देखना है कि कौन सा सेल हमारा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन देखो बनेगा हमारा ए नहीं है, क्योंकि ए में बेटा कानामाइसिन एंटीबायोटिक है जो कि करेक्ट नहीं है। बी में एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सी फिर से गलत हो गया, डी भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड एम्पिसिक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। Question number 11 in order to link the alien DNA the vector needs to help। alien DNA का मतलब होता है desired foreign DNA। तो foreign DNA को अगर आप vector से जोड़ना चाहते हो और rDNA बनाना चाहते हो तो बेटा vector के पास क्या होना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ द रिकॉग्निशन साइट फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लार्ज की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल नंबर, स्मॉल भी कोई ऐसा नहीं कि स्मॉल ही होना चाहिए, प्रेफरेबली वन रिकॉग्निशन साइट, कम से कम मतलब एक रिकॉग्निशन साइट तो हमें चाहिए ताकि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, तोड़ सकें और बाद में उसको चूज कर सकें बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। अगर देखो रिकॉग्निशन साइट नहीं होगी फिर आप उसको कट भी कैसे करोगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो 11 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम फॉरेन डीएनए यानी कि जो हमारा बेटा डिजायर्ड जीन है उसको डायरेक्टली होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट यूजिंग द वेक्टर। वेक्टर यूज करोगे तो उसको ट्रांसडक्शन बोला जाता है और अगर बिना वेक्टर के करते हो तो बेटा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो फर्स्ट है एलियन डीएनए इज अटैच टू वेक्टर। तो देखो इसमें तो वेक्टर आ गया, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन निकला आपका। अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम डायरेक्टली विदाउट वेक्टर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास बी ऑप्शन। सी है अ पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड विद बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज आपका वेक्टर है तो हम इसमें वेक्टर इंक्लूड नहीं करते हैं। अ पीस ऑफ डीएनए लाइगेटेड विद द रेट्रोवायरस, अगेन इट इज नॉट द राइट ऑप्शन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन हमारे पास बना दैट इज द बी ऑप्शन, जिसमें हम फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली होस्ट में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा ओराई, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस वेयर द प्राइमर बाइंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ये गलत है आपके पास। सेकंड है सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, नाउ दैट इज करेक्ट, ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा।
सी आपके पास है सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है और आए, ये भी क्लियर है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, इफ अ क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड हैज अ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड एलियन डीएनए इज लाइगेटेड एट द टेट्रासाइक्लिन साइट। अब आप मान के चलो आपके पास ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में यहाँ पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और जहाँ बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वहाँ पर हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, यानी कि अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया। अब जो सिलेक्टेबल मार्कर है, मतलब जिसकी हेल्प से आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हो, वो कौन सा है? ऑब्वियसली जो बचा है आपके पास, जो सेकंड आपका एंटीबायोटिक है दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। क्योंकि देखो अगर आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला निकाला और उसकी जगह पे डिजायर्ड जीन डाल दिया तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट तो है ना इसके पास। तो जब आप इस बैक्टीरिया को मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाओगे, द मीडियम विच कंटेन द एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये उस मीडियम में ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो आपने निकाल दिया, उसकी जगह पे आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो मार्कर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट विल बी द एम्पीसिलिन नॉट द टेट्रासाइक्लिन। ये गलत है आपके पास। तो 14 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। Question number 15 है the separated DNA fragments in the gel electrophoresis can be visualized only after the staining with। जब आप एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो जिसमें कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बेटा सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द साइज, तो उसमें जब हमने उनके बैंड्स देखने हैं तो बैंड्स को कैसे देखा जाता है? रिमेंबर इनको हम ट्रीट करते हैं विद अ डाई विच इज ऑरेंज रेड कलर नोन एज द इथीडियम ब्रोमाइड, ताकि जो डीएनए के बैंड्स हैं वो हमें विजिबल हो जाएं व्हेन दे आर एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन, अदरवाइज दे आर नॉट विजिबल इन द लाइट। So they must have treated with some particular dye so that can be observed in the UV light as a orange red color band। तो मिथेन ब्लू वाला जो ऑप्शन है बेटा वो तो आप निकाल ही दो, क्योंकि डाई इज नॉट मिथेन ब्लू, डाई का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड और एक्सपोजर किसका किया जाता है? यूवी का, इट इज नॉट इंफ्रारेड। तो देखो बी ऑप्शन भी निकल गया। अब बच्चा आपका एग्जैक्ट डी ऑप्शन, ट्रीट करोगे इथीडियम ब्रोमाइड से, एक्सपोज करोगे यूवी रेडिएशन से, तो आपको बहुत ही ब्राइट कलर के ऑरेंज रेड बैंड्स आपको बहुत क्लियर नजर आएंगे। दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द बैंड्स ऑन द एग्रॉस जेल। तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड बैंड ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द ग्रॉस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट? सपोज करो ये ग्रॉस जेल है आपके पास और ग्रॉस जेल के ऊपर ये डीएनए के पीसेस हैं जो साइज के बेसिस पे अलग हो चुके हैं। अब ये वाला पीस आपने लिया एग्रॉस जेल का और इसमें से आप इस डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालना चाहते हो, है ना? तो इसके लिए प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द इल्यूजन। इल्यूजन, स्पूलिंग नहीं बोलते हैं। स्पूलिंग का मतलब हो गया डीएनए को सेल से निकालना, वो एक अलग स्टेप है, इट इज नॉट स्पूलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। जब आप एग्रॉस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हो तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इल्यूजन। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटा दैट इज विल बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना हम, तो एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो वो एग्रॉस की जेल हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसीजर, वो बेसिकली किससे ऑब्टेन्ड होती है? पहला एग्जाम्पल है बेटा ईस्ट, फंजाई से नहीं लिया जाता। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से वो जेल नहीं ली जाती। इट इज कमिंग फ्रॉम द एल्गी दैट इज अ सी वीड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सी, दैट इज द सी वीड। रीशिया अगेन आपके पास गलत है बेटा ऑप्शन, तो 17 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, दैट इज द सी वीड्स।
क्वेश्चन नंबर 18 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस ब्रेक। देखो एंडो है, एंडो का मतलब होता है जो बीच में से काटता है, जो किनारों में से काटेगा ना टर्मिनल एंड्स, उसको एक्सो बोला जाता है। दिस इज एंडोन्यूक्लियेसिस। डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए को कट करेगा, बट बीच में से करेगा। तो बीच में से कैसे करेगा? ऑब्वियसली वो करने के लिए इसको डीएनए का, जैसे सपोज करो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैंने स्ट्रैंड को ऐसे कट किया और ये स्ट्रैंड बेटा दो पीसेस में डिवाइड हो गया। तो जब मैं स्ट्रैंड को देखो तोड़ूंगी तो बैकबोन में अटैक करना पड़ेगा। बैकबोन किसकी बनती है? बैकबोन बनती है ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट की। तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर। वेरी सिंपल। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा क्योंकि वो तो चेन के बीच में है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक नहीं होता क्योंकि वो शुगर और बेस के बीच में है। एस्टर बॉन्ड नहीं है, इट इज फॉस्फोडाइएस्टर क्योंकि ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट का ग्रुप है। तो बैकबोन पे अटैक करना है डीएनए का, सो दैट वी कैन कट द डीएनए इनटू द पीसेस। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 में, दैट विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा पैलिंड्रोम इन द डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। अभी पैलिंड्रोम जो होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है, सबका सेम नहीं होता। और पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस उनको बोला जाता है जिनको अगर आप किसी भी डायरेक्शन में रीड करो वो दोनों डायरेक्शन में आपके सेम तरीके से रीड होते हैं। पॉइंटर्स क्लियर? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन विच इंक्लूड द डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। कि अगर आप उनको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो वो तब भी सेम है, अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करो वो तब भी सेम है। तो दोनों डायरेक्शन में वो सेम रीड होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ द सीक्वेंस आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्लियर? तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है बेटा वाई द फॉरेन डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बोलते कि जो फॉरेन डीएनए वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस क्यों नहीं करता? अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है कि हेड होंगे बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस अरेंजमेंट मेक्स अ वाटर रेजिस्टेंट बैरियर सो दैट द वाटर एंड द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली बेटा, कैन नॉट क्रॉस। तो सिंपल सी बात है डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वाटर सॉल्युबल है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली। ठीक है? हाइड्रोफोबिक नहीं है, रिच इन प्रोटीन गलत है, हैवी गलत है। द एग्जैक्ट रीजन इज व्हाट? इट इज हाइड्रोफिलिक, सो इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड देन री इंसर्टिंग दैम इन द अदर सेल। साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले ये मेथड तैयार किया था कि बैक्टीरिया सेल से हम प्लाज्मिड को निकाल सकते हैं, उसको एज अ वेक्टर यूज करके किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट भी कर सकते हैं। सो दिस आइडिया वाज एक्चुअली गिवन बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वाज कोहेन, दैट वाज गिवन बाय स्टैनले कोहेन। क्लियर? आर्बर्ड, सेंजर और बॉयर का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द कोहेन। तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बेटा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द स्टैनले कोहेन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड द मेथड फॉर रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल एंड देन उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं एज अ वेक्टर भी उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? देन आता है क्वेश्चन नंबर 22 बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहला जो आरडीएनए था वो किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें कि हम वेक्टर को इंसर्ट कराते हैं डिजायर्ड जीन के साथ। तो इट वाज एक्चुअली डिजाइंड बाय द टू साइंटिस्ट। ठीक है? जिसमें आप साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का केस पढ़ते हो। तो 22 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज द कोहन एंड द बॉयर, दैट इज द सी ऑप्शन। दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बारी आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था, डिजाइन किया था।
23rd में इन द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 द लेटर आर डिराइव्ड। बेसिकली बेटा ये जो इको R1 है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है विच इज शॉर्टली नोन एज द REN। तो देखो इको में E स्टैंड्स फॉर द एश्रेशिया, CO स्टैंड्स फॉर द कोलाई, तो ये जीनस का नाम है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया की बेटा स्पीशीज है। आर जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास है स्ट्रेन, रफ है या स्मूथ है तो उस बेसिस पे आर या एस है। क्लियर, 1 जो है वो फिर उनका सीरियल नंबर आ जाता है। तो 23rd क्वेश्चन में जो लेटर आर है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्ट्रेन। तो 23rd का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। स्पीशीज को नहीं करता, स्पीशीज को बेटा हमेशा ये वाला सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करता है, जीनस को फर्स्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इज लोकेटेड इन अ लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन है इट एक्चुअली कॉजेज द ट्यूमर, तो उसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसके पास वो कैपेसिटी है कि वो ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है बिकॉज दैट कंटेन अ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो क्या बोला जाता है उसको? फर्स्ट ऑप्शन है RI प्लाज्मिड जो गलत है। Lambda-Phage is not the correct option. PBr322 is a plasmid which act as a vector. तो correct option आता है बेटा TI plasmid. What is the full form of the TI plasmid? It is commonly known as the tumor inducing plasmid. तो correct option जो बनेगा 24 में that will be the D option. 25th आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज बेसिकली एन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन केस ऑफ ह्यूमन इन विच द एल्वियोलर वॉल्स बिकम डैमेज, सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक प्रोटीन है जो यूज किया जाता है? इट इज बेसिकली alpha-1 एंटीट्रिप्सिन। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। Alpha-1 globulin is not for treating the emphysema. Cry-1AB protein और Cry-2AC protein ये basically Cry gene code करते हैं and that are coded in case of bacteria which provide protection against the bollworm infection. तो करेक्ट ऑप्शन जो 25th में आपके पास बनेगा that will be the A option which include the alpha-1 antitrypsin. 26 है बेटा PBr322 इज मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड। मतलब PBr322 हमारे पास है क्या? PBr322 हमारे पास है वेक्टर एंड विच काइंड ऑफ द वेक्टर? इट इज अ काइंड ऑफ द प्लाज्मिड विच इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मिड DNA। क्लियर, जो कि ठीक है। फॉरेन जीन नहीं है ये आपके पास। RDNA आप इसको नहीं बोल सकते, RDNA तब बनेगा जब इसमें फॉरेन जीन इंसर्ट होगा। क्लोन आप इसको नहीं बोल सकते, तो इट इज एक्चुअली द प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। 27 आता है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे आइसोलेट किया गया था? तो सबसे पहला जो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आपके पास है HindD2. HindD2 was actually isolated from the bacteria. अब इसमें देखो हिन में H है, H stand for the genus which is called Haemophilus. IN stand for the species that is called influenza. क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 27 में दैट विल बी द बी ऑप्शन। तो 27 में करेक्ट बना बी ऑप्शन। इट इज नॉट द ई कोलाई, नॉट स्यूडोमोनास, नॉट ज़ैंथोमोनास। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस वेयर द इको R1 कट। अब ये जो इको R1 है ये बेसिकली आप लोगों के पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एक एंजाइम है बेटा जो DNA स्ट्रैंड को कट करेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो उसका सीक्वेंस हमने बताना है, तो सीक्वेंस जिसके ऊपर ये स्पेसिफिकली काम करेगा दैट इज GAATTC और ये कट करता है बिटवीन द G एंड A, मतलब यहाँ पर कट करेगा ये DNA को। ठीक है, बिटवीन द GNA। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में सीक्वेंस गलत है, सेकंड में आपका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है GAATTC।
सी ऑप्शन अगेन रॉन्ग, डी ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, आइडेंटिफाई द वेक्टर विच इज सूटेबल फॉर क्लोनिंग द लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट. अगर आपके पास बहुत लंबे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ द वेक्टर हैं जो हम बायोटेक में यूज करते हैं. फाज वेक्टर नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है. प्लाज्मिड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स. ईस्ट प्लाज्मिड नहीं होता है, इट इज द कॉस्मिड. तो कॉस्मिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज एंड द प्लाज्मिड फैक्टर, कॉस फैक्टर. तो इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लोनिंग द लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. 30th आपके पास है बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वॉज जनरेटेड बाय यूजिंग अ ह्यूमन जीन. However, the transformed cell did not produce the desired protein. तो रीजन क्या हो सकता है? आपने ह्यूमन जीन लिया जो कि आपका डिजायर्ड जीन है, उसको हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं. तो व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन? पहला है ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन के केस में जब आप जीन का अरेंजमेंट देखो तो हमारे केस में बेटा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है. स्प्लिट जीन में वी हैव अ कोडिंग सीक्वेंस विच इज कॉल्ड एक्सॉन, नॉन कोडिंग सीक्वेंस विच इज कॉल्ड इंट्रॉन. अब ऑब्वियसली अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और बैक्टीरिया उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकता. तो दैट कुड बी द रीजन कि वाई देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन इन केस ऑफ बैक्टीरिया. तो ए आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन देखो तो बी ऑप्शन में लिखा है अमीनो एसिड कोडोन फॉर ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट, जो कि गलत है. कोडोन्स हमेशा यूनिवर्सल होते हैं बेटा, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया. ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोटीन बनता ही नहीं है. डिग्रेडेशन की तो बात ही छोड़ो. क्लियर? ऑल ऑफ द अबव आप नहीं कर सकते. तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 31 हम लोगों के पास है बेटा, रिस्ट्रिक्शन इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू व्हाट. अब हम बोलते हैं ना कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर. तो इसमें बेटा जो रिस्ट्रिक्शन टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए यूज किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन का बेसिकली मतलब आप लोगों के पास क्या होता है, कटिंग. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके वो कट करेगा, कहीं भी कट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करेगा जो उसका अपना स्पेसिफिक है. ठीक है, और दूसरा उस पर नहीं कर सकता, वही करेगा. तो वो कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशन, एट स्पेसिफिक पॉइंट. दैट इज व्हाई द टर्म रिस्ट्रिक्शन इज ओवर देयर. क्लियर? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 31st में दैट विल बी द बी ऑप्शन. 32nd हमारे पास है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जनरली बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है जिससे हम आरईएन नहीं ले सकते? पहला एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज करेक्ट. इनसे हमने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस बनाया था. ई कोलाई में इको R1, इको R2 आप बनाते हो. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, नाउ दिस इज द बैक्टीरिया विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. उल्टा इसमें तो TI प्लाज्मिड होता है विच इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. बैसिलस अमाइलोली जो है इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ आरईएन, तो ये भी करेक्ट है. तो 32 में जो ऑप्शन आपके पास सही है वो सी ऑप्शन है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए. मान के चलो कि आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इसमें देखो आप लोगों ने जो फ्रेगमेंट रिमूव करने हैं वो कहाँ से करने हैं? आइदर यहाँ से, बिकॉज दिस इज द टर्मिनल एंड, या फिर यहाँ से. बीच में से नहीं करोगे, आप करोगे एंड से, टर्मिनल एंड से. तो अगर तो बीच में से करते हैं तो फिर वी रिक्वायर एंडोन्यूक्लियेसेस, लेकिन अगर टर्मिनल और साइड से करना है तो बाहर से करना है, तो बाहर से बेटा डेफिनेटली आपको कौन सा चाहिए? एक्सोन्यूक्लियेसेस. दैट इज द बी ऑप्शन. तो एंडो हम नहीं ले सकते क्योंकि एंडो बेटा बीच में से कट करेगा. डीएनए लाइगेस कटिंग का काम नहीं करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है.
हिंद 2 जो है वो एंडो है, एक्सो नहीं है। तो 33rd में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बी ऑप्शन, दैट इज एक्सो न्यूक्लियस। 34 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा स्टेटमेंट है जो REN यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए सही नहीं है? देखो, पहला है इट रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो बिल्कुल सही है। ये जहां कट करते हैं, जिन सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। सेकेंड, एंडोन्यूक्लियसेस हैं, बिल्कुल सही है। आइसोलेटेड फ्रॉम द वायरसेस, नाउ दैट इज टोटली इनकरेक्ट। वायरसेस से नहीं, इनको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया। फोर्थ है इट प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड इन द डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल, बनाता है क्योंकि जो रिकॉग्निशन करने की साइट है वो एक ही है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। 35th है बेटा, इन कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बेसिकली ना बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, या कोई और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो गया। तो कंटिन्यूअस कल्चर में कॉन्टिन्यूअस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, दूसरा बेटा जो मीडियम इसमें डाला वो यूज़ हुआ तो उसको कंटिन्यूअसली रिप्लेस भी करना है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कल्चर बोला जाता है। तो यूज्ड मीडियम लगातार अपना ड्रेन आउट होता रहेगा, उसकी जगह पे फ्रेश मीडियम ऐड होता रहेगा, तो ये करेक्ट है। बायोमास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस कल्चर। नो न्यू मीडियम इज एडेड, ये गलत है। जब पुराना यूज्ड आप ड्रेन आउट करोगे तो नया तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा 35th के लिए दैट विल बी द डी ऑप्शन, विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा हमारे पास, द रोल ऑफ द DNA लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट DNA। देखो, जब आप रिकॉम्बिनेंट DNA बनाओगे तो पहले तो आप अपने प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करो विद द हेल्प ऑफ REN। तो ये सपोज मेरा वेक्टर है, ठीक है। फिर आपका डिजायर्ड जीन है, ये हमारा हो गया डिजायर्ड जीन, जिसको हमने अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम REN कट किया। अब डिजायर्ड जीन को लगाना है वेक्टर पे, तो उसके लिए उसको वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब है देयर शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और द बॉन्ड। तो ये काम डेफिनेटली कौन करता है? DNA लाइगेज। लाइगेज बिलोंग टू द क्लास विच हेल्प इन द ज्वाइनिंग। समझ रहे हो? तो 36 अगर आप क्वेश्चन चेक करो बेटा तो देखो पहला ऑप्शन आता है formation of the phosphodiester bond between the two DNA fragment. Now that is correct. With the help of that bond you can connect the two parts. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से दो पार्ट्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। लाइगेशन ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेसिस गलत है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो 36 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना आपके पास? ए ऑप्शन। 37 है इन एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो उसमें बेटा DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन करने का मेन मोटो क्या है कि हमने उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है। लार्जर एंड स्मॉलर DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला है चार्ज, चार्ज के बेसिस पे नहीं होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइज ओनली। चार्ज टू साइज रेशियो नहीं लिया जाता। तो 37 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी ऑप्शन, दैट इज द साइज। 38 आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब आप फर्मेंटेशन कर लेते हो, प्रोडक्ट निकाल लेते हो, आइसोलेट कर लेते हो, तो फिर उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका पैकेजिंग होता है, उसकी प्योरीफिकेशन होती है, प्रिजर्व किया जाता है, पैक किया जाता है, मार्केट में सेल आउट करने के लिए निकाला जाता है। तो ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा। तो देखो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप सेपरेशन भी करोगे, ठीक है, फर्मेंटेशन चैम्बर से निकालो उनको, फिर उनको प्योर भी करो, प्योरीफाई करो, जो अनवांटेड मटेरियल है उनसे निकाल दो, प्रिजर्वेशन करो उनका, फिर उनको सेल आउट करना है, टेस्टिंग करनी है। ये सब आप किस में करोगे? डाउनस्ट्रीम में। लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो 38 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन।
39 आता है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वैक्टर। अगर किसी भी प्लाज्मिड को देखो एज अ वैक्टर यूज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसमें क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर? इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट शुड अंडरगो रेप्लिकेशन। अगर वो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट नया नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बनाना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच हेल्प इन द रेप्लिकेशन, विच हेल्प इन द डुप्लीकेशन। सिलेक्टेबल मार्कर का होना या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की साइट का होना या उसका साइज आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो 39 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 48th में है बेटा, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, PBR 322 जो कि हमारा एक वेक्टर है, उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक है एम्पिसिलिन आर और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो इन जीन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है और कौन सा नहीं है, उसमें आप इनको एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हो। कॉम्पिटेंट सेल की ज़रूरत नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल चेक किया जाता है कि क्या सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, मतलब क्या उसमें डिज़ायर्ड जीन आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए यू कैन यूज़ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज अ मार्कर। तो 40th का करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास बी ऑप्शन। 41 है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरसेस। अगर आप वेक्टर के थ्रू DNA को ट्रांसफर करते हो होस्ट में, और कॉमनली अगर आप वायरस को एज अ वेक्टर ले रहे हो तो बेटा यहाँ पे थ्रू वेक्टर होगा। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप विदाउट वेक्टर करोगे, डायरेक्टली करोगे, तो देखो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि इसका आंसर नहीं है। ट्रांसलेशन आप नहीं बोल सकते, ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन का बनना, जो कि एक अलग डिफरेंट प्रोसेस है। ट्रांसडक्शन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है यहाँ पे बेटा स्क्रीन पे। 41 में लिखा है द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरस। तो अगर देखो आप वायरस यूज़ कर रहे हो, वेक्टर यूज़ कर रहे हो, तो विद वेक्टर अगर आप करोगे तो उसको ट्रांसडक्शन बोला जाता है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन हमारे पास है इल्यूशन। इल्यूशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम DNA फ्रेगमेंट एग्रॉस जेल से निकालते हैं, तो वो इसका आंसर नहीं है। सेकंड बेटा ट्रांसडक्शन है, जो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप फॉरेन जीन को होस्ट में डालना चाहते हो और अगर आप उसमें वेक्टर लेते हो, वो भी वायरसेस को, तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन में हम विदाउट वेक्टर करेंगे, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन का बनना, जो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 42nd हमारे पास आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट शॉक मैथड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। जब आप हीट शॉक मैथड देते हो ना, तो पहले जैसे आइस में इंक्यूबेट किया, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर टेम्परेचर लो कर दिया, तो देयर इज ऑल्टरेशन ऑफ द हाई एंड द लो टेम्परेचर सो दैट द होस्ट सेल कैन टेक अप द फॉरेन DNA। तो उसको बोलते हैं हीट शॉक मैथड। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट हीट शॉक मैथड? सबसे पहला है बाइंडिंग ऑफ द DNA टू द सेल वॉल।
क्लियर? तो बाइंडिंग नहीं होती है डीएनए की सेल वॉल से, ये गलत है। अपटेक ऑफ द डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी गलत है। अपटेक ऑफ द डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, नाउ दैट इज करेक्ट। हीट शॉक मेथड से देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पोर, लार्ज साइज के पोर बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, जिससे बहुत इजीली जो डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हीट शॉक मेथड। डी आपके पास है एक्सप्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो बिल्कुल गलत है। तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज अपटेक ऑफ द डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। Then 43rd है बेटा, while isolating the DNA from the bacteria, which of the following enzyme is not used? जब आप DNA को बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हो, सेल से निकालते हो, तो कौन सा एंजाइम आप नहीं यूज करोगे? देखो, लाइसोजाइम तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइसोजाइम जो है वो सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। राइबोन्यूक्लियस भी करना है क्योंकि राइबोन्यूक्लियस का टारगेट होता है आरएनए, वो आरएनए डिसॉल्व कर देगा। प्रोटीएज भी आप यूज़ करोगे क्योंकि इसका टारगेट होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन को ख़त्म कर देगा ताकि लास्ट में सिर्फ हमारे पास डीएनए ही बचे। लेकिन आप बेटा डीएनएस यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये तो डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देता है। अब अगर आपने डीएनए आइसोलेट करना है और ये एंजाइम आप यूज़ करोगे, फिर आपको डीएनए तो नहीं मिलने वाला, समझे? तो 43rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 44 आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द पीसीआर? पीसीआर जो मेथड है वो किस वजह से पॉपुलर हो चुका है? विच इज द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में डीएनए के फ्रेगमेंट्स की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो। ठीक है, फ्यू सेकेंड्स में बहुत कॉपीज बन के तैयार हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, विच इज नॉट द राइट ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंथेटिक प्राइमर, नॉट द राइट ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। Availability of the thermostable DNA polymerase, which is called the Taq polymerase. Taq polymerase is the enzyme which is suitable working at high temperature. Denaturate नहीं होता है, खराब नहीं होता है, high temperature पे भी काम करेगा, and it is coming from the thermophilic bacteria. अब ये बहुत easily available है नेचर में, इसीलिए PCR को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। मेन प्रॉब्लम शुरू में क्या था? एंजाइम का। हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन चॉइस इज द टैक पॉलीमरेज, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है। तो दैट इज वाई पीसीआर इज द मोस्ट पॉपुलर मैथड इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो 44 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 45th आता है बेटा, प्योरीफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज अ फाइन थ्रेड्स ऑन द एडिशन ऑफ। सपोज करो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इट एक्चुअली कंटेन द मटेरियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल, तो डीएनए के आपको इसमें ये थ्रेड लाइक नेटवर्क नजर आएगा, दीज काइंड ऑफ द थ्रेड्स। तो इस प्रोसेस में ये जो डीएनए है इसको हम लिखते हैं डीएनए थ्रेड्स, मतलब ये डीएनए है, ठीक है। तो प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड द स्पूलिंग, स्पूलिंग बोला जाता है। सो बेसिकली द प्रोसेस इज नोन एज द स्पूलिंग, जिसमें हम डीएनए के थ्रेड्स को क्या करते हैं? निकालते हैं, अलग कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ए है हमारे पास, दैट इज द चिल्ड एथेनॉल by which the addition makes the DNA to be precipitated out and the process is called spooling. तो फिनॉल गलत है बेटा, एसीटोन गलत है, चिल्ड एथेनॉल गलत है। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्लियर? दैट इज एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। So this include all the previous year questions as well as the further practice question of the biotechnology principle and processes. So that's all for this lecture. We hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye-bye.